अच्छा, तो अदब फ़नून-नामे में दोस्तों बात हो रही थी सलीम बेग साहब से, और एक हिस्सा हमने गुफ्तगू का रिकॉर्ड किया था। सरवत साहब पे था वो, सरवत हुसैन साहब पर। और अब हम हैदराबाद के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक तो थोड़ा सा पुराना हैदराबाद, जो रेडियो और सुल्तान होटल और दूसरे चंद होटल थे, शख्सियात, वो बताइएगा सलीम साहब। हाँ जी, ज़रूर। एक्चुअली रेडियो से पहले तो मुल्क के दूसरे यानी हिंदुस्तान के कोने कोने से आए लोग, हिजरत के नतीजे में जो लोग आए, उनमें बड़े बड़े साहिबाने इल्म व कमाल भी आए, जैसे कि निहाल अजमेरी आए, अता सिद्दीकी आए, अर्श उस्मानी आए, बाबू रफ़ीक रिवाड़वी आए, हशमत जाफरी साहब, हशमत नारनोली जिन्हें हम कहा करते थे, वो आए। और इसी तरह से एक बुज़ुर्ग थे यूसुफ बर्ग यूसुफी तो कराची से आए थे। अच्छा, वो पार्टीशन के बाद पहले कराची आए थे, अच्छा, फिर हैदराबाद आए, फिर वापस कराची चले गए। उन्होंने इंतकाल कराची में फरमाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बर्ग साहब आए, अनवर बरेलवी साहब आए, अनवर बरेलवी साहब, और वाजिद सईदी साहब आए, और आरिफ अकबर आबादी रईसी साहब आए। अच्छा, नाबीना जो थे, नाबीना अच्छा जो अच्छा, थे, जो ये कराची सारे आ गए असातिज़ा थे। हाँ, तो इनके आने से जो है एकदम यहाँ की वो जो अदबी फ़िज़ा है वो मुतहर्रिक हो गई। और उस तहर्रुक में एक जो बात मुनफरिद थी वो ये थी कि अकबर आबाद के जो मौज़ूआत थे, जैसे सबा अकबर आबादी, जी जी राना अकबर आबादी, जी जी ये भी यहाँ हैदराबाद में रहे। जी, तो ये सब लोग अपने अपने दबिस्तानों में अगर रहते तो उन यानी दायरों से बाहर ना निकलते। यहाँ आए तो इनको अजमेर के शोरा से, जैसे खाक कलीमी साहब थे या निहाल अजमेरी साहब थे, इसी तरह से जयपुर के बहुत सारे शोरा आए, दिल्ली के बहुत सारे, सादिक दहलवी साहब दिल्ली से आए थे, और ये सब वहाँ से शेर कहते हुए आए थे। सही। तो शहीर नजमी साहब मुरादाबाद से आए थे। तो ये हिंदुस्तान के कोने कोने से सब लोग जब यहाँ आकर के जमा हुए तो फिर मौज़ूआत की सतह पर बहुत जल्दी यानी एक दूसरे ने अख़ज़ व इस्तिफ़ादे का अमल मुकम्मल किया। ठीक है। और यहाँ का शेर जो है पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो अशार थे उनमें एक ख़ास इनफरादियत लिए हुए नज़र आया। सही। जैसे कि गौहर अमरोही साहब का एक शेर मैं आपको सुनाऊँ, ये सन 50 का है। कि उनका शेर था कि सर्द मुल्कों के परिंदे हैं ये उड़ जाएंगे, इनको गुलशन की तबाही से सरोकार नहीं। क्या क्या बहुत ये वो ज़माना था कि कैपिटल शिफ्ट करने की बातें अभी हुआ नहीं था। अभी तो अयूब खान का दौरे हुकूमत आया भी नहीं था, लेकिन ये बातें शुरू हो गई थी और उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये जो यूरोप का, जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। मॉडल विलेज वगैरह बनना शुरू हो गए थे। ये वो ज़माना है। इसी तरह से जो रिवायती शोरा थे, जैसे कि खाक कलीमी साहब थे, उनका शेर आप सुने कि इश्क ने खाक कर दिया मुझको, किस कदर पाक कर दिया मुझको। ये उनका खास। अच्छा, खाक साहब का आइए ना, खाक कलीमी साहब का जो के बारे में एक बात बताऊं, अल्लामा सीमाब अकबर आबादी ने भी उनसे इस्लाह ली थी। अच्छा। जब उनके वालिद अजमेर ट्रांसफ़र हो गए थे, तो सीमाब साहब ने उनसे इस्लाह ली थी, खाक कलीमी साहब। अच्छा। इस तरह से निहाल साहब सूफिया के बहुत बड़े सिलसिले से थे। उनके वालिद साहब जो है अब्दुल्ला बाग, इनका तखल्लुस निहाल था, इनके वालिद का तखल्लुस बाग था। कराची में उनका मज़ार मुबारक है और अच्छा उनके हज़ारों। अच्छा, हम कट करते हैं और हम आते हैं रेडियो के दौर में। जी। तो हैदराबाद रेडियो, हाँ, और सुल्तान होटल। 98 में जब ये रेडियो यहाँ पर कायम हुआ जी, उस वक्त रेडियो की बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। तो यहाँ पर एक है अब, जहाँ पर हज़रत मोहानी लाइब्रेरी है जी, इस बिल्डिंग को खाली करा के यहाँ पर रेडियो कायम किया। ठीक है। और रेडियो के लिए प्लॉट ख़रीद के वहाँ तामीरात शुरू हो गई। कर दिया गया। और जो कराची और लाहौर के जो रेडियो के मुलाजमीन थे उनको ये इंसेंटिव दिया कि जो
अभी पक्का नहीं है, उस आदमी को जो है पक्का कर दिया जाएगा, और जो लोग पक्के हैं उनको अगले ग्रेड में तरक्की दे दी जाएगी अगर वो हैदराबाद आए। अच्छा। तो इस वजह से बहुत से लोग हैदराबाद आ गए। अब जो लोग हैदराबाद आए उनमें बड़े बड़े नाम थे, और कुछ यहाँ पर एक बाकायदा एक इल्मी फ़िज़ा कायम हो चुकी थी, अदब की एक बाकायदा पीर ईरानी की वजह से हर माह मुशायरा हुआ करता था, और शौरा और उनके जो शागिर्द हैं वो तैयारियां किया करते थे और इंतज़ार किया करते थे कि वो मुशायरा अगले महीने कब होगा और उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो ये मेरे बचपन का ज़माना था, और मेरे महल्ले में पीर ईरानी साहब का आस्थाना था, वो वहीं आकर क़याम करते थे, वहीं मुशायरा होता। अच्छा। मैंने बिल्कुल इब्तिदाई जो अदबी खिदमत है, यूँ समझिए कि पीर ईरानी साहब के मुशायरों में ही दरियाँ बिछाने से उसका आगाज़ हुआ। बर्फ़ का इंतज़ाम करते थे, और सामने ही एक मेरे अजीज़ रहते थे सिराज साहब, उनके यहाँ से खाना वगैरह आता था, तो वो सब भी हम महल्ले के दूसरे बच्चों के साथ लाए। मेरी उम्र को उस पर 10-11 साल। अच्छा। ये वो ज़माना। बहुत सारे लोगों ने उन्हीं महफिलों से शेर पढ़ने का आगाज़ किया, जिनमें रशीद तबस्सुम भी। अच्छा। प्रोफेसर रशीद तबस्सुम जिनका भी 2 महीने पहले इंतकाल हुआ। ये जो सिलसिला है, ठीक है। अच्छा, रेडियो की अपनी फ़िज़ा जो है वो उस पूरे इदारे की मजमूई फ़िज़ा नीम अदबी थी। अच्छा। हिमायत अली शायर उसमें थे, फिर कासिद अजीज़ वहाँ चले गए, हज़रत इलियास इश्क़ी साहब, डॉक्टर इलियास इश्क़ी साहब रेडियो से मुताल्लिक़ रहे, हमीद नसीम लाहौर से आए थे। तो ये एक अच्छा खासा एक अदबी इदारा, फिर बीनिश सलीमी साहब फ़ारसी और उर्दू के प्रोफेसर थे, वो भी रेडियो से मुताल्लिक़ हो गए। तो एक पूरा एक वहाँ का एक मुकम्मल माहौल बन गया कि जो मतलब बाद में शहर की अदबी फ़िज़ा पर भी असरअंदाज हुआ। और उसी ज़माने में यानी खलीश मुज़फ़्फ़र, अहमद ज़िया और एहसन सलीम ने शायरी शुरू की। अच्छा। ये सन 60 के अर्ली ईयर्स की बात। और काबिल अजमेरी सीनियर थे। काबिल साहब तो 62 में इंतकाल भी कर गए थे। आपकी मुलाकातें रही काबिल साहब? अच्छा, आपकी मुलाकात वो के उनका महल्ला और मेरा महल्ला एक ही। अच्छा। मैंने खेल कूद उनके घर में किया। अच्छा। मैंने उनके दादा को देखा। अच्छा। काबिल साहब के दादा को देखा। अच्छा। लेकिन ये काबिल साहब को मैंने नहीं देखा। बड़े गजब के शायर, क्या कहने हैं काबिल साहब। आज जो है आज भी उनकी शायरी उन पर जिंदा है। फख्र करे जी, वो कम है। पूरे उर्दू दुनिया में, पूरी उर्दू मोहतरम वो इस वक्त गज़ल की आबरू हैं, इसमें बिल्कुल शक नहीं। जी। और बड़ी बात यह है कि जिगर साहब उनके कलाम के आशिक थे। जी। जिगर साहब उनको बहुत सराहते थे, उनकी तहसीन करते थे, और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। जी। फिर जब यहाँ पर राइटर्स गिल्ड बनी, तो अरशद रज़ा रिजवी प्रोफेसर थे फारसी के, वो उसके सेक्रेटरी मुकर्रर। अच्छा। उन्होंने पहला काम ये किया कि काबिल साहब के 100 अशार का एक इंतखाब शाया किया। अच्छा। और उसका दीबाचा लिखवाया डॉक्टर प्रोफेसर फरमान फतेहपुरी साहब। अच्छा। फरमान साहब ने पहली बार उन्हें शायर महरान अपने मजमून में डिक्लेयर किया था, तो वो बाद में शायर महरान किए। वाह। ये फरमान साहब का दिया हुआ टाइटल है, जो वजह तौर पर काबिल साहब के कलाम पर बिल्कुल मौजूद गहराई पर साबित है। ये हुआ राइटर्स गिल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मुशायरा हुआ। उस मुशायरे में उस वक्त के वज़ीर सेहत को बुलाया गया, सदारत कराई गई, और काबिल साहब को सुनवाया गया, और फिर ये कहा गया कि जी इनको दिक्कत का मर्ज़ है, आप इनके इलाज के लिए इंतज़ाम करें। उन्होंने मुशायरे में ऐलान किया कि इनको लीबिया में इलाज की सहूलत दी जाएगी। और यही अपनी डॉक्यूमेंटेशन की पासपोर्ट वगैरह है, ये सब तैयार कर लें। और हुकूमत खर्च उठाई ये। अच्छा। वो फिर हो नहीं सका, फिर फ़ौरन ही वो हुकूमत चली गई, अयूब खान की हुकूमत आ गई। फिर अयूब खान की हुकूमत के बाद इसी बीड़े को दोबारा उठाया गया, और फिर जो है कोयटा सैनिटोरियम में वहाँ खर्च पर इलाज के लिए मंजूरी हासिल करके उनको वहाँ भेजा। अच्छा, हम सुल्तान होटल पर आ रहे हैं, फिर टाइम हमारे पास कम है। सुल्तान होटल जो है वो यूँ समझिए कि जो लाहौर में पाक टी हाउस यहाँ का, वो यहाँ का पाक टी हाउस है। किसी को बाहर से जो आते थे शौरा और उदबा, तो वो सुल्तान होटल शाम को चले जाते, तो वहाँ 15-20 शायरों से मुलाकात उनकी हो जाती।
सुल्तान होटल में रेगुलर जो आने वाली शख्सियात थी उनमें डॉक्टर अब्दुल करीम साहब थे, जिन्होंने पहला PhD किया सिंध यूनिवर्सिटी से। अच्छा। अमीर मीनाई के तिलामजा पर वो आया करते थे, पैकर वास्ती आया करते थे, हिमायत अली शायर साहब होते थे, कासिद अजीज़ होते थे, अदाकार मोहम्मद अली होते थे, शाकिर जाफरी होते थे, मोहसिन भोपाली होते थे, और ये बड़ी बड़ी शख्सियतें जितनी भी हैं ये सब, अल्लामा ताहिर रिजवी साहब हुआ करते थे, ये सब सुल्तान होटल के रेगुलर बैठने वाले। और बड़े वहाँ लताइफ भी हुए, और वो मबाहिस भी हुए। मबाहिस तो बहुत ही मशहूर हुए, जो बाद में बाद तक यानी उनकी गूंज जो है वो सुनी जाती रही। तो ये सुल्तान होटल। इसी तरह से और भी होटल थे, जैसे कि एक कैफे यूनिटी था, वहाँ भी अदीब और शायर शाम में बैठा करते थे। कराची होटल में सिंधी ज़बान के तमाम बड़े अदीब, शायर, अदाकार, जैसे कुर्बान जिलानी साहब, अजीज़ शेख, शमशेरुल हैदरी, ये सब वहाँ बैठते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा अदबी मरकज़ था। और रेडियो चूँकि इन सब के उसमें मुश्तरक था, जोलनगाह में तो सबका रेडियो पर मिलना जुलना ये भी था सारे, तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा माहौल उस वक्त बन गया था। और ये माहौल कायम रहा 85 तक। 85 तक इस माहौल में फ़र्क नहीं है। सन 85 के बाद फिर ये हुआ कि बहुत से लोग यहाँ से कराची चले गए थे, और उनके जाने से यहाँ जाहिर है कि वैक्यूम सा पैदा हो गया। और उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए जो लोग आए तो उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त अपनी तकमील का एहसास हो गया। तो अब सीखने के अमल में जब रुकावट आ जाए तो फिर वो कोई इजहार की अच्छी सूरत तो सामने नहीं आ सकती। अब क्या माहौल है? कुछ नौजवान हैं हैदराबाद में? हाँ जी, इस वक्त जो है ये वक़ार अहमद अतीक जिलानी साहब के बाद जो आप क्या देखते हैं, जो तो सीनियर है ना, हाँ, उनके बाद अब जो ताज़ातर जो एक जनरेशन और आती है, फिर उसके बाद फिर जो जनरेशन है, अतीक साहब के बाद जो जनरेशन आती है उसमें यूनुस अज़ीम, फ़ारूक अतर सईदी, प्रोफेसर फ़ारूक मुग़ल, प्रोफेसर अपने रफ़ीक सागर, ये लोग हैं कि जो मतलब उसकी नुमाइंदा शायर। और उसके बाद की नस्ल? उसके बाद की नस्ल में ये अपने वक़ार अहमद वक़ार हैं, और हुज़ैफ़ा कायम हैं, बिलाल रऊफ़ हैं, रोबिन्सन रूबी हैं, और नवीद आकाश हैं, मुस्तफ़ा अयूब हैं, और सैयद मोहम्मद हादी हैं। ये इनमें इम्कानात हैं और ये बेइंतहा इम्कानात हैं। और इन्हीं की वजह से मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल हैदराबाद फिर एक बड़े अदबिस्तान के तौर पर या एक बड़े दबिस्तान के तौर पर पहचाना जाएगा। ओके। क्योंकि इनका मुतालिया भी है और इनमें सीखने का, समझने का एक जज्बा भी मौजूद है, और अपनी बात पर प्रोफेस करने की सलाहियत भी इन लोगों में। गुड। तो ये अच्छा, इसी रेफरेंस में वो जो एक बात हमारी हो रही थी कि सरवत हुसैन साहब जो हैं वो शेर के 4 पैमाने बताया करते थे, वो के 4 पैमाने बताया करते थे। तो जिसमें वो फरमाया करते थे कि सबसे पहले तो ये है कि चूँकि अगर गज़ल का शेर है तो वो अपनी मीटर में, चीज़ों वीज़ों में, रिदम में, टेक्निक में ठीक हो। पहली बात तो अरूज़ का जो पैमाना है वो उस पर मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है। उसमें कोई कमी बेशी है तो वो नाकाबिल मुआफ़ी। ठीक है। दूसरी बात वो ये कहा करते थे कि जो मज़मून शायर ने नज़्म करना चाहा है उसमें वो कहाँ तक कामयाब हुआ है। ठीक है। और मज़मून के इंतखाब में क्या इनफरादियत है। ठीक है। कि मज़मून अगर शायर ने कोई चुना है और वो पहले से चला आ रहा है, उसका इदराक होना चाहिए। वो ये मिसाल के तौर पर आईना है, अब जाहिर है कि मीर तकी मीर के ज़माने से लेकर अब तक चला आ रहा है। तो अगर किसी ऐसे मज़मून को लिया जाए कि जो असातिज़ा से आज तक चला आ रहा है तो उसमें फिर कोई नई बात बयान की गई है या नहीं, नया ज़ाविया कोई आ रहा है या नहीं। ठीक है। जैसे कि मैं अर्श उस्मानी साहब का एक शेर सुनाऊँ कि आईना आ गया है उनके हुजूर, 2 हसीनों में बात होती है। क्या है? तो कोई ना कोई नयापन होना चाहिए। डिक्शन फिर ये कि किसी ऐसे मज़मून को छेड़ना बेकार है। तीसरा ये है कि उस मज़मून को बयान करने के लिए जो लफ्ज़ियात का चुनाव है उसमें किस हद तक इनफरादियत है। ठीक है। यानी उसमें अगर कोई सहाफ़ियानापन है तो फिर वो बेकार है।
और अगर उसमें कोई एक अदबी चाशनी उन अल्फाज में मौजूद है और फिर उसकी दरो बस से कोई बात पैदा की गई है तो ठीक, और वो बात मिसरे के अंदर से निकले ठीक है, तो जा कर के ठीक है। वो शेर। आखिरी बात वो कहा करते थे कि ये सारी बातें मिलकर हाँ, शायर के अपने उसलूब को आगे बढ़ाती हुई नज़र आती हैं, तो वो ठीक है, वरना वो एक छोटा सा जजीरा ज़रूर होगा, उसकी फिक्र का मुकम्मल फिक्र से कभी नहीं जुड़ सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत ज़बरदस्त बातें, हैदराबाद का पस मंज़र जाना, पेश मंज़र जाना हमने। इतने कम वक्त में अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए मेरे ख्याल में नहीं, हाँ हमने नाम अलामतन लिए हैं, ज़ाहिर है। चलें, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने इस काबिल समझा। बहुत